हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी। मेरा नाम है जीवन कुमार। तो देखिए, हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम कहानी के माध्यम से इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ एक हम हमारे लेक्चर्स हैं, उनमें हमने देखा कि किस तरह से एक व्यापारी कंपनी ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद हमने 1757 के युद्ध के बारे में कहानी के माध्यम से समझा। फिर हमने देखा कि मीर जाफर की स्टोरी, कि उन्होंने कैसे भारत में जो है उनको एक धोखेबाज के नाम से जाना जाता है, किस तरह उनकी स्टोरी को कवर करा। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय बुनकर्स के बारे में, वीवर्स के बारे में, कि एक इंडियन टेक्सटाइल स्टोरी, कि भारत का जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़ा उद्योग था, वो 18वीं शताब्दी में बहुत संपन्न होते हुए भी उसमें क्या बदलाव आते हैं, कैसे जो यहाँ के वीवर्स हैं, बुनकर हैं, जो इस कपड़े उद्योग के साथ संबंधित थे, वो किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आकर के वो गरीब हो जाते हैं। तो हम इसको ना एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखिए ना, आप एक बात समझ लीजिए कि 18वीं सेंचुरी या इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो भारत सबसे समृद्ध था कपड़ा बनाने में और इसको बेचने में, है ना। इसका एक्सपोर्ट जो है देश विदेश के साथ किया जाता था। यहाँ से जो कपड़ा बनकर के तैयार होता था, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो मुस्लिन हो, चाहे वो कपास से बने हुए मतलब कॉटन टेक्सटाइल हो, वो सारे क्या हो रहे हैं, आपके यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हम उनको निर्यात कर रहे हैं, हम बाकी देशों में उनको बेच रहे हैं, और वहां के राजा महाराजा ना इसको पहनते थे और उसको एक स्टेटस सिंबल की तरह माना जाता था। फिर ऐसा क्या बदलाव हुआ, किस तरह से चीजें जो है वो चेंज हुई। तो देखो, इंडियन टेक्सटाइल किंग हमने पढ़ लिया कि 17वीं सेंचुरी में, और उससे पहले हर जगह पे बेचे जा रहे हैं, हर जगह पे भारतीय कपड़े की जो है वो डोमिनेंस है ना। पर हुआ क्या, तो आइए इसको समझते हैं कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ये आया क्यों। अब टर्निंग पॉइंट हमने पढ़ा कब शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, कि एक जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं जब भारत में आए और यहाँ की इन्होंने क्या करा, जो यहाँ का समृद्ध है और संपन्नता को किस तरह से खत्म करा। तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि देखिए, बंगाल का एक कोई गांव है और बंगाल के उस गांव के व्यक्ति का नाम है रामू, ठीक है, जो इस इंडस्ट्री, इस उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है। पर उद्योग में ना आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे ये नहीं समझना है कि कोई कारखाने और फैक्ट्रियां लगी थी। वो क्या होता था कि छोटे मोटे आप क्या कर रहे हो, घर में ही खुद हाथों से इन चीजों को तैयार कर रहे हो और आगे जाकर के बेच रहे हो, और वही चीजें जो है भारत में भी बेची जा रही है, विदेशों में भी बेची जा रही है। मैंने बंगाल को ही क्यों चुना, क्योंकि हमारी पिछली वीडियोज में आपने देखा कि किस तरह से बंगाल 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था, और उसके पीछे हमने रीजन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो बेचारा रामू है, रामू बंगाल के गांव में क्या कर रहा है, एक वीवर है, एक बुनकर है, और वो कपड़े उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है। अब रामू किस तरह से कपड़े बना रहा है, देखो, रामू ना मोनोपोली और जबरदस्ती के आने से पहले रामू क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से कपड़ा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसको आगे बेच रहा है, ठीक है। और बेचने में क्या है, उसके पास चॉइस है कि वो किसको बेचेगा, कितना बेचेगा, है ना, और कब बेचेगा, ये सारी उसके पास चॉइस है। लेकिन होता क्या है कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, एक व्यापारिक कंपनी आती है, तो ये क्या करती है, ये रामू को ना प्रलोभन देती है। अब रामू बेचारा इस छोटे मोटे जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसको क्या करना पड़ रहा है कि जब ये कपड़ा बना लेता है तो बाजार में जाता है, उसमें खरीदार ढूंढता है ना। कई बार ऐसा होता है कि आसपास के एरिया में ही इसको बेचना पड़ता है, तो आसपास के लोग इससे ले तो लेते हैं लेकिन इसको पैसे नहीं देते, क्योंकि रामू यार, तो मेरा भाई है, तो मेरा भतीजा है ना, किसी का दोस्त है, तो हम ये करेंगे कि आगे जाकर के तेरे को ये कपड़ा देंगे हम, है ना, तेरे को पैसा आगे जाकर के देंगे। अब बेचारा रामू आप वहीं पे बेच रहा है, तो इसको ये हो रहा है कि बेच तो रहा है लेकिन पैसे इसको टाइम टू टाइम नहीं मिल रहे हैं। समृद्ध है, ठीक है, लेकिन इसका पैसा भी फंस जा रहा है। अब एक कंपनी आती है बाहर की और इसको क्या बोलती है कि देखो, हम क्या करेंगे, तेरे को ना एडवांस में पैसे देंगे, तुझे किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आएंगे, तेरे से खरीदेंगे, तेरे को एडवांस में पैसा भी देंगे, और इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको यहाँ वहां घूमना नहीं पड़ेगा, आपको खरीदार नहीं ढूंढने पड़ेंगे, हम आपके सदा के खरीदार होंगे। अब हमको लगा कि जी हाँ, ये तो अच्छा है, मेरे पास टाइम बचेगा, तो मैं इस टाइम को क्या करूंगा, यहीं पे ना अपने और ज्यादा मतलब कपड़ा उत्पादन में लगाऊंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा, और कपड़े होंगे तो मैं और ज्यादा बेचूंगा, मेरा ज्यादा फायदा होगा। अब रामू जो है बेचारा लालच में आ गया, तो कंपनी ने क्या करा, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रामू की जो चॉइस पड़ी ना हमने, ये चॉइस खत्म होती गई इसकी। अब इसके पास क्या हुआ कि कंपनी ही बची, कंपनी एक खरीदार बची, क्योंकि जो पहले के खरीदार थे वो तो गायब हो गए, क्योंकि रामू इनको बेचता ही नहीं है, तो अब वो उनसे लेते ही नहीं है। अब इसके पास बची केवल एक कंपनी। अब कंपनी ने क्या बोला, जैसे ही मोनोपोली आई तो कंपनी ने क्या करा, अब यहां पे आपने याद रखना है कि कैसे कंडीशन बुरी हुई इनकी। कंपनी ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। कंपनी ने बोला कि देख भाई, क्योंकि हम हैं तेरे पास, खरीदते हैं हर साल, मैं तेरे को एडवांस दूंगा, पर एडवांस के बदले क्या करूंगा कि एक तो क्या होगा कि जो दाम है मैं तय करूंगा। अब दाम मैं तय करूंगा कि तूने कितने में बेचना है वो मैं डिसाइड करूंगा। दूसरा क्या होगा कि तेरे पास चॉइस नहीं होगी कि तुम किसी और को बेच सको। बेचना भी किसे है, मेरे को ही बेचना है, ये होगी मोनोपोली, मतलब एकल अधिकार, ठीक है, जहां पे आपकी चॉइस खत्म हो गई।
आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी दूसरे को बेच पाओ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जबरदस्ती, अगर किसी और को बेचोगे तो तुम्हें सजा होगी। ठीक है, तो ये प्रकार की मोनोपोली और इस प्रकार की जबरदस्ती होगी। तो इस तरह से कंपनी ने क्या कर दिया, ऑप्शन खत्म कर दिए, चॉइसेस खत्म कर दी, और जो बेचारे लोग इस काम में जुड़े हुए थे उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि दूसरी किस वजह से बदलाव हुआ, एक हैंडलूम वर्सेस और मशीन आ गया। अब मशीन, आपको पता है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो मशीनें क्या करती हैं, बहुत जल्दी कपड़ा तैयार करती हैं, है ना, और बहुत जल्द कम समय में ही ये आपको मिल जाएगा। कम समय लगेगा तो उसकी लागत भी कम आएगी, है ना, पैसा बचेगा और इसकी कीमत भी कम होगी। दूसरी तरफ हैंडलूम, हैंडलूम पता कैसे समझाएं कि जो ना बिल्कुल ही इंसान के द्वारा तैयार किया जाता है, जहां पे मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं होता। मैं हिमाचल से आता हूँ, आप लोग भी जहां कहीं से भी होंगे, गांव में आपने देखा होगा कि ना, गांव में क्या होता है कि हम पशुपालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भेड़ें वगैरह रखी होती थी ना, उनकी ऊन निकाली जाती है, उससे फिर ना आपने देखा होगा कि उनको मतलब उसको चुनना, उसके बाद उनका धागा बनाना, और फिर ना एक यंत्र लगा होता था, मतलब एक ना एक मशीन टाइप बोलेंगे उसको, पर वो मशीन है नहीं जो बिजली से चल रही है या किसी और साधन से चल रही है, उसको ह्यूमन ही ऑपरेट करता है ना। एक लकड़ी की बनी होती थी, उसको ना हथकरघा बोलते हैं वो। तो हमारे जिस रीजन से मैं आता हूँ वहां पे खड्डी बोलते हैं। अब उसके ऊपर ना आप क्या बनाते हो, वो कपड़ा बनाते हो। तो ऐसे ही हर जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है बहुत टाइम। ठीक है, रामू बेचारा एक कपड़ा बनाने में जितनी वो प्रोडक्शन कर रहा है उसको 5 से 10 दिन का समय लग जा रहा है, और यही काम मशीन क्या कर रही है, 1 घंटे में कर दे रही है। ऊपर से रामू की जो कीमत है उस कपड़े की वो भी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए वो 100 रुपए का है, तो इधर यही चीज मशीन 10 रुपए की बना रही है। अब लोग क्या करेंगे, एक तो जो ये ज्यादा पैड मतलब जो डिमांड है उसको भी क्या कर रहे हैं, ये फुलफिल कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और सस्ता भी है। ज्यादा उत्पादन है, सस्ता है, और इधर क्या है, कम है और महंगा है, तो लोग इस तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस वजह से भी क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति ने भी जो भारतीय बुनकर की जो कंडीशन थी वो भी बुरी कर दी। आगे की अगर हम देखें तो डिमांड क्या होगी, अभी हमने पढ़ा, डिमांड होगी कम। डिमांड कैसे कम होगी, क्योंकि जो मशीन मेड गुड थे ना उनके साथ हम तुलना नहीं कर पाए, कंपटीशन भी नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कर्जा बढ़ता गया। अब कर्जा क्यों बढ़ा, कर्जा इसलिए बढ़ता गया ना, क्योंकि देखो इधर कंपनी ने बोला है कि जो पहले चीज में 10 रुपए की खरीद रहा था, अब मैं खरीदूंगा 5 रुपए में। लेकिन बेचारे को जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो कपड़ा बना रहा है, उसकी लागत तो सेम ही है ना। जैसे पहले मान लो अगर ये 7 रुपए का बना रहा था, ठीक है, और 10 रुपए में बेच रहा था, तो 3 रुपए का फायदा हो रहा था इसको। ठीक है, अब क्या कर दिया कि बना तो ये 7 रुपए का ही रहा है, जो बनाने में इसको क्या लग रही है, 7 रुपए ही लग रहे हैं, लेकिन कंपनी जबरदस्ती इससे खरीद कितने रही है, 3 रुपए में, 4 रुपए में, तो इसको 4-5 रुपए का तो घाटा हो रहा है। अब घाटा हो रहा है तो क्या करेगा, ये कर्जा लेगा। कर्जा लेगा और कर्जा चुका नहीं पाएगा तो क्या हुआ, घर परिवार बिक गया, जमीन बिक गई, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे फिर इसमें ना देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वेदांता कोचिंग एकेडमी के द्वारा यूपीएससी की देखो प्रिपरेशन सारी करते हैं, है ना। और जब प्रिपरेशन का हमारा नया नया फेज होता है ना, तो आजकल के दौर में जब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमारे पास ना यूट्यूब पे जाओगे आप, बुक्स देखोगे, कोई भी लेगा ये बुक लो वो बुक लो, है ना, और उसमें ना आपको क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा होती है कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। तो इसी के रिगार्डिंग देखो, इस चीज को देखते हुए वेदांता कोचिंग एकेडमी के द्वारा बहुत ही रिसर्च एंड इवन सेलेक्टिव जो है ना आपके लिए कोर्स प्रिपेयर किया गया है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। 18 बुक्स का कोर्स है ये, जहां पे आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक मिलेंगे, उसके तहत ढले हुए बहुत ही रिसर्च किए हुए आपको एक सेट ऑफ बुक मिलेगा। यहाँ पे 18 बुक्स हैं, तो देखो इनकी ये ऑनलाइन आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलेगी। ऐसे तो इनकी कीमत हमने 3000 रखी हुई है, लेकिन अभी लिमिटेड समय के लिए आपको ये 999 में मिल जाएगा। तो इसको अवेल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे वेदांता सेतु ऐप सर्च करिए और उसमें आप इसको रजिस्टर करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज जाइए एंड विजिट एंड जस्ट परचेज दिस। और इवन आपको फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेदांता कोचिंग एकेडमी मेल जो है हम हमारे वहां कर सकते हैं, और इवन आप हमें कॉल्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि डिमांड जो है कम हो गई और कर्ज जो है आपका बढ़ता गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट की देखें तो माइग्रेशन और पॉवर्टी। अब माइग्रेशन क्यों होगी, क्योंकि लोग जो है ना, अब जब आपके पास मतलब बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ना ही कोई खरीद रहा है, तो लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन मतलब दूसरी जगह पे जाएंगे, दूसरे अपने प्रोफेशन चेंज करेंगे। कोई किसान बन गया, कोई जो है कोई और किसी ने पकड़ लिया कोई और काम। लेकिन किसान और कोई और काम करना भी कितना आसान था, आपको पता ही है कि जब हम बंगाल की सिचुएशन कर रहे थे उस समय क्या हुआ था वहां पे। अब गरीबी जो है वो चरम पे पहुंच गई, बेचारों का कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये गरीब हो गए, माइग्रेशन हो गई, है ना। तो रियल रीजन की ये बात आती है, तो एक तो क्या हुआ, हमने पढ़ा कि जी मशीनें आ गई, है ना, कपड़ा कोई खरीद नहीं रहा है, डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा रीजन ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ये कंपनी थी, इसने एकल अधिकार कर लिया, और इसकी जो पॉलिसीज,
नीतियां बनाई गई। अब नीतियां क्या थी कि बेचारा रामू जो है ना, मान लो आप घर में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, रामू कुछ बना रहा होता है, तो आपने ऐसे समझना है कि देखो वो कुछ बना रहा है। अब उसको ना, जब वो विदेशों में जो पहले बेच रहे थे, वो उसके पास ऑप्शन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ना एक तो क्या है, वहां पे मशीनों ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, सस्ता है। दूसरा क्या है कि अगर जैसे रामू यहाँ से कुछ अगर विदेश को कुछ भेज रहा है, तो वो क्या रहा है उसके ऊपर ना, जैसे 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए का ही उसके ऊपर टैक्स भी लगाया जा रहा है 100%। अब ये चीज कितने की हो गई? 200 रुपए की हो गई। ठीक है। और वही चीज जो इंग्लैंड में बन रही है वो कितने की मिल रही है? 10 या 20 रुपए में मिल रही है। तो लोग क्या करेंगे? सस्ता खरीदेंगे। ऊपर से क्या है कि चलो ठीक है, विदेशों में नहीं बेचना है, अपने घर में ही बेचता है, तो घर में भी बेचारा ये कितने का बेच रहा है कि 100 रुपए तो इसकी लागत है, वो बेचेगा ही बेचेगा इतना, तो अगर इसने मुनाफा कमाना है। बट इंग्लैंड से जो माल आ रहा है, अब ये क्या हो रहा है, एक तो सस्ता है, जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा कंपनी ने क्योंकि हमारे देश पे कब्जा करके रखा हुआ था, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये सस्ते में बेच रहे हैं, है ना। यहाँ पे इनको टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, नो टैक्स दे आर गिविंग। तो क्या हुआ कि इनकी चीज फिर भी 50 रुपए में बिक रही है। तो ना बेचारा रामू घर का रहा ना घाट का रहा, ना वो घर में बेच सकता है, ना ही वो कहीं और बेच सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इनका था वो बहुत ही हास हुआ, पतन हुआ, और बेचारे बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, और हमारा जो जितना भी कपड़ा उद्योग था, जो विश्व भर में प्रसिद्ध था, वो खत्म हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इतिहास हमें सिखाता क्या है, तो इतिहास हमें एक चीज सिखाता है ना, आज भी हमारे देश में बहुत सारा ये जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, लोग इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतिहास हमें ये दिखाता है कि देखिए अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लोकल आप प्रोड्यूस को जो है उसको सपोर्ट करोगे, तो ही क्या होगा, देश स्ट्रांग होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, घर में आपका घर, और घर का अगर मुखिया होता है, जैसे पिताजी होते हैं, अगर वो स्ट्रांग है तो परिवार स्ट्रांग होगा, है ना, परिवार भी आपका समृद्ध होता है, खुश होता है, और परिवार खुश है तो समाज खुश होगा, है ना। धीरे धीरे ऐसे ही परिवारों से समाज बनता है। अब समाज खुश है तो फिर क्या होगा कि देश भी आपका अच्छा होगा। तो यही हमें इतिहास जो है हमेशा लेसन दे करके जाता है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।